नमस्कार बच्चों। थर्मोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर पर आप लोगों ने हीट ऑफ सॉल्यूशन एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग एंट्रोपी स्टार्ट करेंगे। तो वेलकम टू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, माई सेल्फ केमिस्ट्री मास्टर। चालू करते हैं आज का लेक्चर एंड द टॉपिक इज एंट्रोपी। ये थर्मोडायनामिक का पार्ट है जो थर्मोकेमिस्ट्री के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। द सिंबल ऑफ एंट्रोपी इज एस। एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है बेटा? एस होता। अब अगर आपको याद हो थर्मोडायनामिक्स की स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। तो कुछ बातें एंट्रोपी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर क्या करेगी? डिपेंड करेगी, बिल्कुल डिपेंड करेगी। सेकंड, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अगर ऐसा है तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। समझ गए इतना? हो समझ गए, ठीक है। अच्छा, फॉर अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ फाइनल मतलब प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ या फिर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये वही लिखा हुआ है, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। बात समझ में आ गया? तो एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी, बिल्कुल डिपेंड करेगी। पर ग्राम एंट्रोपी अलग होगी, पर मोल एंट्रोपी अलग होगी। ठीक है, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर ये डिपेंड कर रही है। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स पर डिपेंड करेगी। बट हाउ द स्टेट इज अचीव्ड ये उस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। अगर हम एंट्रोपी की डेफिनेशन की बात करें कि आखिर एंट्रोपी बताता क्या है, तो अब गौर से समझना। एंट्रोपी कुछ भी नहीं है। बोलो मेरे साथ, एंट्रोपी कुछ नहीं है। जी मास्टर, एंट्रोपी कुछ नहीं है। यस, एंट्रोपी कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की रैंडमनेस को जिस भी टर्म में हम मेजर करते हैं, सिस्टम के अंदर मैटर होगा, मैटर बना होगा पार्टिकल से, मैटर बना होगा मॉलिक्यूल्स से। तो उन मॉलिक्यूल्स की जो भी रैंडमनेस होगी, उन मॉलिक्यूल्स का जो भी डिसऑर्डरनेस होगा, जो उसके मोमेंटम की वजह, जो उसके मोमेंट की वजह से आएगा, तो उन पार्टिकल्स का जो रैंडमनेस होगा, उनका जो भाग दौड़ होगा, इकड़े तिकड़े उकड़े भागना जो होगा, उनका जो डिसऑर्डरनेस होगा, उसको मेजर करते हैं इन द टर्म ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है? तो मैं कहूंगा कि इट इज नथिंग है। इट इज नथिंग। इट इज मेजरमेंट ऑफ measure MEASUREMENT measurement of randomness। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रैंडमनेस। रैंडमनेस का दूसरा मतलब क्या है? डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। इट इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। समझ में आ गया इतना? और समझते हैं इस बात को। जैसे मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप उस समय बिल्कुल ऑर्डरली इन अ प्रॉपर मैनर, शांत चुपचाप बैठे हुए मुझे देख रहे होंगे और चीज़ों को समझ रहे होंगे। मतलब उस समय एंट्रोपी बहुत कम है, आप में मूवमेंट बहुत कम है, क्योंकि सामने मैं खड़ा हूँ, आप चुपचाप पढ़ रहे हैं। बगल में बोर्ड वॉल पे एक एंट्रोपी मीटर लगा हुआ है, एंट्रोपी मीटर लगा है। एंट्रोपी मीटर बहुत ही कम एंट्रोपी, बहुत ही कम रैंडमनेस, बहुत ही कम डिसऑर्डरनेस बता रहा है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा बहुत मास्टर से डरते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, इस वजह से चुपचाप बैठे हुए। अब लेक्चर ख़त्म हुआ, जैसे ही मैं निकलना चालू हुआ, मेरे निकलने के साथ ही साथ आप मेरे पीछे, आपका मूवमेंट चालू हो गया। सबसे पहले तो आपकी आंखें मूवमेंट करती हैं, उधर जाती हैं जहाँ पर आपको फ्यूचर का अपना परिवार नज़र आता है। अरे हाँ या ना? हाँ।
वही वही जो समझ रहे हैं वही बोल रहा मैं। फिर इसके बाद थोड़ी देर में आप उसी के पास ही पहुंच जाते हैं। या बेसिकली जब जैसे ही मैं क्लास से बाहर हुआ, आपका मूवमेंट बढ़ने लगता है, आपका डिसऑर्डरनेस बढ़ने लगता है, आपकी रैंडमनेस बढ़ने लगती है। आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना चालू कर देते हैं और वो जो मीटर लगा है बाजू में, वो उसकी रीडिंग बढ़ने लगती है, मतलब रैंडमनेस क्लास की इंक्रीज कर रही है, आपका मूवमेंट बढ़ रहा है। 10-5 मिनट अगला टीचर ना आया तो वो क्लास पूरा का पूरा कोई प्लेग्राउंड बन जाता है, तांडव चालू हो जाता है। इतना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस आपका हो जाएगा, इतनी ज़्यादा रैंडमनेस हो जाएगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? वो जो मीटर है वो चिल्ला चिल्ला के थक गया, बस इसके ऊपर रीडिंग नहीं है मेरे पास, मैक्सिमम रीडिंग बता रहा हूँ कर रहा है कि बस रुक जाओ। समझ में आया? तो रैंडमनेस बढ़ रही है आपकी। और जैसे ही नया टीचर आया तो आप फिर से अपने अपने प्लेस में जाके चुपचाप वापस बैठने लगते हैं, फिर से अपने आप को व्यवस्थित करने लगते हैं, ऑर्डर्ड करने लगते हैं, आपकी रैंडमनेस कम होने लगती है। तो जो मीटर वॉल पे लगा है वो कम रैंडमनेस दिखाएगा, मतलब एंट्रोपी कम दिखाएगा। तो एंट्रोपी बेसिकली क्या है? रैंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस है। और रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस आता किस वजह से? ये आता है ड्यू टू द मूवमेंट। किसकी वजह से आता है? ड्यू टू द मूवमेंट, ड्यू टू द वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है? इतना कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। अगर मैं कहूँ कि सॉलिड की एंट्रोपी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर किसी सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होगी, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो मूवमेंट है वो सबसे कम होता है, वो ऑर्डर्ड होते हैं, उनके बीच में रैंडमनेस कम होती है। सॉलिड से ज़्यादा एंट्रोपी लिक्विड की होगी, क्योंकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं, उनके बीच में रैंडमनेस जाता है। और लिक्विड से भी ज़्यादा एंट्रोपी वेपर्स की होगी। समझ रहे? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? अगर मैं बात करूं आइस, वाटर और वाटर वेपर्स की एंट्रोपी की, वाटर वेपर्स एंट्रोपी, तो सबसे कम एंट्रोपी किसकी होगी? सॉलिड की। सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज़्यादा वेपर्स की। अगर कोई सॉलिड सॉलिड मान लो हमने आइस कंसीडर किया, आइस अगर मेल्ट होता है, आइस क्या होता है? मेल्ट। ध्यान से समझते आना चीज़ों को। जब आइस मेल्ट होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। एंट्रोपी क्या करेगी? इंक्रीज। और जब कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसमें जो परिवर्तन है वो पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी इंक्रीज कर गई मतलब ये ज्यादा ये कम, चेंज इन एंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल, ज्यादा माइनस कम, पॉजिटिव। वाटर को वेपराइज किया तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। वाटर जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। एंट्रोपी इंक्रीज करेगी मतलब चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? गैस की, वेपर्स की। उससे कम एंट्रोपी लिक्विड की, उससे कम एंट्रोपी आइस की। ये सब क्यों क्यों होता है? ड्यू टू द रैंडमनेस। बात समझ में आया इतना? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। क्लियर? तो ये हुआ एंट्रोपी का मतलब। अब आते हैं हम एंट्रोपी की मैथमेटिकल डेफिनेशन पे। मैथमेटिकली एंट्रोपी कैसे डिफाइन की जाती है, तो इस बात को समझते हैं। इफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट, कितना बेटा? क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, देन क्या बोला गया? कितने अमाउंट हीट फ्लो कर रही है? क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रही है। कैसे फ्लो कर रही है? रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। देन ध्यान से समझना, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी। If Q amount of heat flows isothermally and reversibly at constant temperature T, then change in entropy is equal to, a डायरेक्ट फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा और आगे भी ये काम में आने वाला है, इसलिए याद करो इसको। डेल्टा S इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी। अब क्यू रिवर्सिबल ये तो थर्मोडाइनमिक्स में मैंने आपको सिखाया था। वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस मुझे पता था, W का फार्मूला था, W का फार्मूला इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क का फार्मूला था -2.303 nRT log V2/V1। तो Q इज इक्वल टू -W था,
तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 डिवाइड बाई T। यहां से TT कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा S इज इक्वल टू आया 2 पॉइंट, याद करेंगे सब लोग इस फार्मूले को, 303 nRT नहीं आएगा, TT तो कैंसिल हो गया, log V2 बाई V1। अब बॉयल्स लॉ से आप समझते हो यार कि P1 V1 इज इक्वल टू होता है P2 V2, तो यहां से अगर मैं V2 बाई V1 निकालूं तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू आ जाएगा, V2 बाई V1 इज इक्वल टू आएगा P1 बाई P2। तो जहां V2 बाई V1 लिखा है वहां पर मैं लिख सकता हूं P1 बाई P2, दोनों का मतलब सेम है। तो ये फार्मूला आया डेल्टा एस का। किसका फार्मूला आया? डेल्टा एस का। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। Mathematically, if Q amount of heat flows reversibly and isothermally at constant temperature T, then delta S is equal to Q reversible by T। Q का फार्मूला होता है थर्मोडाइनामिक्स से 2.303 nRT log V2 by V1 by T, TT कैंसिल आउट। तो डेल्टा S का जो फार्मूला आया, किसका फार्मूला आया बेटा? डेल्टा S का, वो कुछ ऐसा आया, डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 NR, T नहीं आएगा, T नहीं आएगा, याद रखना, log V2 बाई V1, या जहां V2 बाई V1 लिखा है वहां पर P1 बाई P2। इस फार्मूले पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं भी पूछूंगा एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन, डेफिनेटली पूछूंगा, आप इसको याद कर ले। ठीक है, ओके, आगे समझते हैं। अब एंट्रोपी में नेक्स्ट पॉइंट आएगा एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैसेस। एंट्रोपी चेंज किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा? आइडियल गैसेस के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो आइडियल गैसेस के लिए एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस का फार्मूला आता है, डायरेक्ट फार्मूलास हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, ये डायरेक्ट फार्मूलास हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। समझ गए इतना? ओके, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी पी लॉग T2 बाई T1 प्लस 2.303 NR। अगर यहाँ P आया है तो यहाँ पर भी log P1 बाई P1 बाई P2। ये डेल्टा S का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? डेल्टा S, चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर वेरिएबल्स। जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या है बेटा? वेरिएबल्स है। क्लियर हो गया? ध्यान से समझते हैं ना। अब अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल्स हो तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। डेल्टा एस इज इक्वल टू, कोई डेरिवेशन नहीं है इनका, डायरेक्ट फार्मूला से याद हो जाएंगे, याद कराता अभी मैं। डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCV लॉग T2 बाई T1 प्लस 2.303 NR लॉग, यहाँ V आया है ना तो यहाँ भी V आएगा। अब V1 बाई V2 नहीं, ऊपर से देखो V2 बाई V1, बॉयल्स लाया तो V2 बाई V1, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। क्लियर हो गया? ये दो फार्मूला से। दूसरा वाला फार्मूला व्हेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर वेरिएबल्स, जब टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या हो? वेरिएबल्स हो। याद करो फार्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल टू, एक याद कर लो, दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा, पहला वाला याद करो। चलो जाओ, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCP log T2 अपॉन T1 प्लस ऊपर वाले की तरह 2.303 NR log P आया ना P1 बाई P2, या फिर डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCV log T2 बाई T1 प्लस 2.303 NR log V आया है ना V2 बाई V1। समझ गए इतनी बात? कोई डाउट है किसी को? नहीं, क्लियर, ओके। अब आइडियल गैस अगर आइसोथर्मली बिहेव करती, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, आइडियल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, अब आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट, T1 T2 कांस्टेंट हो गया तो ये 1 आ जाएगा, log 1 0, log 1 0, मतलब ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म शून्य हो गया,
तो डेल्टा एस का फार्मूला ये वाला या फिर डेल्टा एस का फार्मूला सिर्फ इतना वाला। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा एस का फार्मूला कितना आएगा, मैं लिखना चालू करता हूँ फिर से। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, T1 इक्वल T2, कैंसिल आउट, log 1 0, ये टर्म 0 हो गया, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आया 2.303 NR log V2 अपॉन V1, और जहां V2 अपॉन V1 है उसके प्लेस में मैं P1 अपॉन P2 भी लिख सकता हूं। तो ये फार्मूला तो ऊपर पढ़ा था आप लोगों ने, देखो यही वाला फार्मूला तो ये वाला फार्मूला है। क्यों? क्योंकि यहां पर कंडीशन आपने बनाई थी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लोस रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली में ये वाला फार्मूला हमने डायरेक्ट निकाला था और ये वाला हमने फार्मूला यहां से डिराइव किया, दोनों बातें क्या है, सेम है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा देखो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट P1 P2 बराबर, कैंसिल आउट, log 1 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। बोल सही कि गलत, सही। तो कितना बचा, इतना बचा। तो डेल्टा एस का फार्मूला क्या आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCP log T2 बाई T1, log T2 बाई T1। समझ गए इतना? प्रेशर कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है। तो वी नो दैट कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो वॉल्यूम भी वेरी करेगा। तो यहां से वी कैन से दैट कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो जहां पर T2 अपॉन T1 है, T2 अपॉन T1, उसके प्लेस पर मैं यूज कर सकता हूं V2 अपॉन V1। समझ गए इतना, V2 अपॉन V1। कोई डाउट है किसी को? नहीं, ओके। ये पहले के बाद दूसरा आता है ना यार, ये तीसरा कहाँ से आ गया, पहला दूसरा। जब दूसरा या दूसरी जाता या जाती है तो तीसरा आता या आती है। थर्ड, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V1 V2 बराबर, कैंसिल आउट, log 1 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया। अगर ये पूरा टर्म 0 हुआ तो बचा कितना, सिर्फ इतना बचा। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCV log, अरे दिख नहीं रहा, रुको, यस, NCV log T2 बाई T1, और T2 बाई T1 की जगह लिख सकता हूं मैं V2 बाई V1। क्लियर हो गया इतना? तो देखो ये आइसोबारिक प्रोसेस था तो Cp आया, आइसोकोरिक प्रोसेस था वॉल्यूम कांस्टेंट तो Cv आया। अब अगर ये Cp और Cv वेरिएबल हो, कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, टेम्परेचर के फंक्शन हो, Cp टेम्परेचर का फंक्शन हो, Cv टेम्परेचर का फंक्शन हो, तो मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा। कहां से कहां, फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2, तो मुझे डेल्टा एस मिल जाएगा। याद करो मैंने थर्मोडायनामिक्स में ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। तो दिस इज एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। कोई डाउट है किसी को यहां तक? नहीं, कोई डाउट नहीं है। क्लियर, ओके। अब ये जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी तक, या जो भी आपने एंट्रोपी के बारे में सीखा, छाप लो इसको। इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल हैबर प्रोसेस है। N2 प्लस 3H2 फॉर्म 2NH3। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, बिल्कुल सही बात, रिएक्शन प्रोसीड करेगी, अमोनिया बनता जाएगा, N2 और H2 कंज्यूम होता जाएगा, NH3 फॉर्म होता जाएगा। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, इंट्रोपी में क्या परिवर्तन आएगा, इंट्रोपी इंक्रीज करेगी कि इंट्रोपी डिक्रीज करेगी, तो इस बात को हम समझेंगे। वे ऑल नोज दैट कि सबसे ज़्यादा इंट्रोपी गैसेस की होती है। तो जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज़्यादा, इसी को कोई ऐसा भी बोल सकता है जिधर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, अबे मोल्स ज़्यादा तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, तो जिधर भी गैसियस मोल्स या मॉलिक्यूल्स ज़्यादा उधर इंट्रोपी ज़्यादा होगी। दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। अगर इधर से इधर जाने पर गैसियस मोल्स ज़्यादा हो रहे हैं या गैसियस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो रहे हैं,
तो फाइनली गैसियस मोल से ज़्यादा हो रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, अगर गैसियस मोल से डिक्रीज कर गए तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। चलो चालू करते। इनिशियली गैसियस मोल्स कितने थे? चार गैसियस मोल्स मिलके दो गैसियस मोल्स बना रहे हैं, मतलब यहां एंट्रोपी ज्यादा, यहां एंट्रोपी कम, दैट मीन्स कि एंट्रोपी डिक्रीजेस। सिंपल सा छोटा सा ऑब्जर्वेशन। गैसेस मॉलिक्यूल्स कितने हैं? चार, या गैसेस मोल्स कितने हैं? चार, इधर कितने हैं? दो। तो ऐसे ऐसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, चार मॉलिक्यूल मिलके दो मॉलिक्यूल बनाएंगे या चार मोल्स मिलके दो मोल्स बनाएंगे। तो यहां पर गैसेस मोल्स कम तो एंट्रोपी कम, एंट्रोपी ज्यादा एंट्रोपी कम, दैट मीन्स एंट्रोपी डिक्रीज कर रही। एंट्रोपी डिक्रीज कर रही दैट मीन्स कि चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव आएगा। कोई चीज बेटा जब डिक्रीज करती है तो जो चेंज होता है वो नेगेटिव आता है, कोई चीज जब इंक्रीज करती है तो जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है वो पॉजिटिव होता है। समझा कि नहीं समझा? समझा, ओके। दूसरा एग्जांपल देखो, कितने भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है उससे। ऐसे लिखा है H2 प्लस I2, फॉर्मेशन हो रहा है 2HI का। अब इधर भी दो मोल्स हैं, या दो मोल, एक चीज बोलो यार, मैं मोल्स बोलूंगा या मॉलिक्यूल्स, चलो मॉलिक्यूल्स से काम करता है। इधर दो मॉलिक्यूल्स, इधर भी दो मॉलिक्यूल्स है, तो एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एंट्रोपी पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आया? तो डेल्टा एस कितना होगा? 0 आ जाएगा। तीसरा एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट, फिजिकल स्टेट सॉलिड। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? सॉलिड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड किसी भी अल्कली अर्थ मेटल के कार्बोनेट को हीट करने पर CO2 गैस रिलीज होती है। CO2 सॉलिड, सॉलिड गैस। देखो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं, गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। गैसेस मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी क्या करेगी? बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ेगी तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव आएगा। अगला एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन गैस 1 atm प्रेशर पर है, इसको कंप्रेस कर दिया 10 atm प्रेशर तक। तो जब 1 atm प्रेशर पर होगी तो बहुत सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, कम प्रेशर तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज्यादा होगा, मतलब एंट्रोपी ज्यादा होगी। जब आप प्रेशर बढ़ा के 10 atm कर देंगे, मतलब गैस को कंप्रेस कर दिया यार, गैस को तुमने कंप्रेस कर दिया तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई तो उसके मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए कम जगह, मतलब कम मूवमेंट करेगी। तो यहां पर कम प्रेशर पर ज्यादा वॉल्यूम तो ज्यादा रैंडमनेस, ज्यादा एंट्रोपी। ज्यादा प्रेशर पर कम वॉल्यूम, कम रैंडमनेस, कम एंट्रोपी। मतलब एंट्रोपी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। ये तो एक क्लासरूम की कहानी हो गई। मैं हूं तो आपके ऊपर प्रेशर है, एंट्रोपी कम है। मैं क्लास से बाहर चला गया, प्रेशर हट गया, तो आप भागना दौड़ना चालू इधर उधर। तो जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एंट्रोपी क्या करती है? डिक्रीज करती है। एंट्रोपी डिक्रीज तो चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव आएगी। इन बातों को फील कर पा रहे हैं? चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक नॉर्मल एग है। अब नॉर्मल एग क्या होता है बेटा? एक लिक्विड होता है, लिक्विड भरा होता है अंदर। नॉर्मल एग को बॉइल्ड कर दिया, बॉयल कर देंगे तो हार्ड बॉइल्ड एग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हार्ड बॉइल्ड एग एक सॉलिड होता है, मतलब एग की जब बॉइलिंग करते हैं तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा, फील करो, एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, रैंडमनेस डिक्रीज करेगी। बट ऐसा नहीं होता, गलत। ये क्या चमत्कार हो गया? ध्यान से समझना। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो मूवमेंट बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ती। सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट होने पर एंट्रोपी इंक्रीज करती, लेकिन लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, तो एंट्रोपी क्या करनी चाहिए? डिक्रीज। बट ये गलत है, एक्चुअल में एंट्रोपी इंक्रीज करती है, ये सही है। पूछो ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल एग को हम बॉयल करते हैं ना, तो एग में जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस। डीनेचुरेशन का पहले मतलब समझो। डीनेचुरेशन का मतलब है अनकॉइलिंग। आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे कि प्रोटीन हैव वेरियस स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। उसी में एक स्ट्रक्चर कॉइल्ड होता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉइल्ड होता है।
ऑर्डर्ड होता है, क्वाइल्ड के फॉर्म पे, क्वाइल्ड के फॉर्म पे। ऐसा ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्वाइल्ड है, ऑर्डर्ड है ये। जब हम कब नॉर्मल एग में प्रोटीन क्वाइल्ड रहती, मतलब ऑर्डर्ड रहती। जब हम उसे बॉयल करते हैं तो प्रोटीन की अनक्वाइलिंग हो जाती है, मतलब ये क्वाइल खुल जाती है, अनक्वाइलिंग हो जाती है। अब कोई भी एक ऑर्डर्ड चीज जब डिसऑर्डर्ड चीज में कन्वर्ट होगी, क्वाइल की अनक्वाइलिंग होगी, तो एंट्रोपी तो इंक्रीज करेगी ना, नहीं करेगी? क्या करेगी? तो एंट्रोपी क्या करती है? इंक्रीज करती। ये एकलौता ऐसा केस है जिसमें लिक्विड सॉलिड में जब कन्वर्ट होता है तो एंट्रोपी शुड बी डिक्रीजेस, बट एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यू टू द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचरेशन का मतलब है प्रोटीन की क्या हो जाती है बेटा? अनक्वाइलिंग हो जाती है। जब भी कोई चीज अनक्वाइल्ड होगी, क्वाइल्ड का मतलब है ऑर्डर्ड है, अनक्वाइल्ड का मतलब है वो डिसऑर्डर्ड हो गई है। तो ऑर्डर्ड प्रोटीन एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोटीन में कन्वर्ट हो रही, तो एंट्रोपी क्या करेगी? रैंडमनेस क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आया? ठीक है। अगर ऐसे ही एक और एग्जांपल लूं, जिसमें मैंने इधर लिखा नॉर्मल रबर। अब नॉर्मल रबर जब नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन की जाती तो लिक्विड होती। समझा कि नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं? ओके। उसमें डिफरेंट केमिकल प्रोसेस अप्लाई करके उसको हार्ड रबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हार्ड रबर एक सॉलिड है, तो यहां भी तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट, तो एंट्रोपी क्या करेगी? डिक्रीज। अब कहेंगे सर यहां लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट तो एंट्रोपी इंक्रीज, बिल्कुल, क्योंकि एग में प्रोटीन होती इसलिए एग हम खाते, तो उस प्रोटीन की अनकॉइलिंग होती। रबर खाते क्या? अबे रबर खाते हो? नहीं, क्यों? रबर में थोड़ा ना प्रोटीन होती है। तो रबर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको क्या करते हैं, हार्ड करने पर, सॉलिडिफाई करने पर उसकी अनकॉइलिंग हो जाए। नॉट, दैट इज अ जस्ट अ फिजिकल चेंज। तो जब नॉर्मल रबर हार्ड रबर में कन्वर्ट होगी तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। एंट्रोपी डिक्रीज, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव, लेकिन यहां पर चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव। याद रखना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल रबर, सॉरी, जब हम किसी एग को बॉयल करते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंट्रोपी शुड डिक्रीजेस बट इट इंक्रीजेस ड्यू टू द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो ये वो तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, कि एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, कि एंट्रोपी में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। बस समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एंट्रोपी पर, दैट इज कि ये जो एंट्रोपी चेंज है ना, इसका ये कैसे डिफाइन करेगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होते हों, स्वतः जो प्रोसेस ऑकर होते हों, दे आर स्पॉन्टेनियस। और जो प्रोसेस स्वतः ऑकर ना करें, अपने आप ना हो, उनको किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़े या एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़े, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। तो आखिर एंट्रोपी चेंज कैसे डिफाइन करेगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? तो टॉपिक का नाम जो है दैट इज स्पॉन्टेनिटी इन द टर्म ऑफ spontaneity in the term of entropy change. एंट्रोपी चेंज। अब स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है स्वतः। अब कुछ प्रोसेस अगर स्वतः होंगे तो कुछ प्रोसेस स्वतः नहीं होंगे। जो प्रोसेस स्वतः मतलब अपने आप होते हैं, दे आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जो प्रोसेस अपने आप ना होते हो, जिनको किसी बाहरी मदद की जरूरत पड़े, दे आर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? स्वतः होते हैं। हाँ या ना? हाँ, स्वतः होते हैं। ऑकर इटसेल्फ, अंग्रेजी में बोला मैंने, इटसेल्फ। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये स्वतः नहीं होते, स्वतः नहीं होते। नॉट ऑकर इटसेल्फ, नॉट ऑकर इटसेल्फ, नॉट ऑकर इटसेल्फ। समझ रहे हैं? छोटी छोटी बातें, ठीक है।
इलेक्ट्रो में भी हम पढ़ते हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ये फला फीजिबल होगा कि नहीं होगा, फला स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ भी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कोई बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ एक्सटर्नल हेल्प। एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है इनको। एक्सटर्नल हेल्प क्या हो सकती है यार? आपके पैसे से मदद करने पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, एक्सटर्नल एनर्जी। जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं दे नीड एक्सटर्नल हेल्प। एक्सटर्नल हेल्प मतलब एक्सटर्नल एनर्जी, अदरवाइज वो प्रोसेस नहीं होंगे, स्वतः होते नहीं है और आप एक्सटर्नल एनर्जी उनको फोर्स भी नहीं कर रहे होने के लिए, तो वो होंगे ही नहीं। दे डज नॉट ऑकर इट सेल्फ। उनको होने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है। जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, कौन से प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर नेचुरल प्रोसेसेस। याद रखना इसको। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, प्रकृति में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो अपने आप ही तो होते हैं यार। क्या हम कराने जाते हैं क्या? बारिश होती है तो अपने आप होती है। हम थोड़ा ना वहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सुटेबल टेम्परेचर दे के बोलते हैं कि जाओ रिएक्ट करो और फिर बरसो। नहीं, बारिश होती है, इंसान का जन्म होता है, इंसान मरता है, सब अपने आप होता है। ज़्यादा मत सोचना, बायो मत यूज़ करना, जो बोला मैंने। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वो सभी इर्रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। वो सभी क्या होते हैं? इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर नेचुरल प्रोसेसेस और इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। बात समझ में आया? और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होते। ये जब होते ही नहीं है तो नेचुरल कैसे हुए? क्लियर हो गया इतना? ठीक। अब आप कहेंगे सर इनके एग्जाम्पल्स कुछ बता दो। तो बिल्कुल एग्जाम्पल देखो इसके। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? हीट का फ्लो होता है। अब हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये हाथ गर्म है, ये हाथ ठंडा है, दोनों को मिलाओ तो अपने आप हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करने लगेगी। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टी टू लो टी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। फ्लो ऑफ वाटर टू डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ वाटर अपने आप फ्लो करता है, हम थोड़ा ना फ्लो कराने जाते हैं। वाटर अपने आप लुढ़कता रहता है, फ्लो करता रहता है। बोल सही की गलत? सही। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। क्लियर। आइस को पानी में डाल दो, अपने आप मेल्ट करती है। आइस मेल्ट इन टू वाटर, आइस मेल्ट इन वाटर। अब ना भी लिखो तो एटमॉस्फेयर में रख दो तो भी मेल्ट करेगी अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो। रस्टिंग, किसकी रस्टिंग? आयरन का जो करोजन है उसे ही रस्टिंग बोलते हैं। तो जो रस्टिंग है वो भी तो अपने आप प्रोसेस है, स्वतः होता है। आयरन अपने आप उसकी रस्टिंग होती है। रस्टिंग। रेडियो एक्टिव डीके, जितना भी रेडियो एक्टिव डीके है वो सभी भी अपने आप ही होता है। तो जितने भी प्रोसेस अपने आप होते हैं दे आर स्पॉन्टेनियस, दे आर नेचुरल, दे आर इरिवर्सिबल। अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा? तो एक काम करो, पानी ऊपर से नीचे तो अपने आप आ जाता है, नीचे से ऊपर अपने आप जाता है क्या? आपके घर के ऊपर टंकी रखी हुई है तो पानी क्या अपने आप ऊपर चला जाता है क्या? नहीं, उसके लिए एक्सटर्नल हेल्प, हमें एक मोटर लगानी पड़ती है। उस मोटर की हेल्प से पानी नीचे से ऊपर जाता है। लेकिन जब टंकी से पानी नीचे चाहिए, हमने टैब खोला, नीचे पानी अपने आप आ गया। तो नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, एक्सटर्नल हेल्प। तो पानी का फ्लो नीचे से ऊपर नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन ऊपर से नीचे वो स्पॉन्टेनियस है। तो फ्लो ऑफ वाटर टू अपवर्ड्स, नॉन स्पॉन्टेनियस। रस्ट को बोलो कि एक काम करो, तुम डिकम्पोज हो जाओ, रस्ट आयरन और ऑक्सीजन अलग अलग कर दो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो रस्ट है कन्वर्टेड इनटू सोडियम, सोडियम कहाँ से आ गया? कन्वर्टेड इनटू आयरन एंड ऑक्सीजन, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रस्ट कन्वर्टेड इनटू कुटे सॉरी किसमें तो आयरन एंड O2। क्या रस्ट आयरन O2 में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा क्या? नहीं, आयरन O2 मिल के अपने आप रस्ट में कन्वर्ट होगा। तो आयरन O2 टू रस्ट ये स्पॉन्टेनियस, लेकिन रस्ट टू आयरन O2 ये नॉन स्पॉन्टेनियस। हीट का फ्लो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब यही स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को हमें रिलेट करना है एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस से।
किससे रिलेट करना है? एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस से। तो चलो रिलेट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स के 2 लॉज अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनामिक्स का जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज करेगी। गांठ बांध लो इस बात को, गौर से सुन। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी ऑलवेज क्या करती है? इंक्रीज करती है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो मैं लिखता हूं, ध्यान से समझना। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो, अकेला तनहा वीरान पड़ा हुआ कोई सिस्टम, उसकी जो एंट्रोपी है वो ऑलवेज इंक्रीज करेगी। ऑलवेज क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। समझ में? आज के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज करेगी। अगर एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। एंड आवर यूनिवर्स इज आल्सो अ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ द ब्रह्मांड। यूनिवर्स क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है। फिर से बोलता हूं, यूनिवर्स क्या है? एक मैंने पिछली लाइन क्या बोली मुझे याद नहीं, मैं फिर से बोलता हूं। यूनिवर्स भी क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये भी एक अकेला तनहा वीरान पड़ा हुआ सिस्टम है। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स भी तो पॉजिटिव होगा। फिर से आज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। यूनिवर्स भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो यूनिवर्स की भी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव मतलब टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यूनिवर्स ही तो टोटल है ना। टोटल मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग से बना हुआ यूनिवर्स। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। बात समझ में आया इतना? ओके। एंड डेल्टा एस यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल, यूनिवर्स की एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा? तो जितना सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज आए और सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज आए, मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। वापस बोलता हूं, यूनिवर्स, कोई हमने टोटल बोला है और कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना है। फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यूनिवर्स बेला बोलो ना, किससे किससे मिलकर बना? यूनिवर्स किससे मिलकर बना? सिस्टम और सराउंडिंग। तो यूनिवर्स में टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होगा? यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कितना होगा? तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल टू टोटल एंट्रोपी चेंज। टोटल एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन जीरो है, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग भी ग्रेटर देन जीरो होगा। बोलो सहमत कि नको सहमत? सहमत। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? नहीं। क्लियर? अब दूसरी बात, यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस होते हैं, ऑल प्रोसेस आर नेचुरल प्रोसेस। यस वी नो दैट, नेचुरल प्रोसेस। यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, और इन्हीं को तो हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। मतलब एक बात समझ में आ गई कि यूनिवर्स में होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं वो सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, और हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बाद एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, और अगर एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आया तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। वो क्या होगा? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कंडीशन आ गई, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। याद करो मेरे साथ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट बात। अगर डेल्टा एस इक्वल टू जीरो हो गया तो जो प्रोसेस है ना वो इक्विलिब्रियम में होगा। प्रोसेस कहां पर होगा? इक्विलिब्रियम में। और अगर डेल्टा एस लेस देन जीरो हो गया, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आया, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आने का मतलब एंट्रोपी डिक्रीज करती जा रही, मतलब वहां पर होने वाले जो प्रोसेस होंगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बात समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। क्लियर? तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस याद करो इन तीनों बातों को। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल बोलना बकवास है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस लेस देन जीरो। वापस बोलता हूँ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी शुड बी नेगेटिव। ये दो बातें बहुत ही जरूरी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव चाहिए, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव होगा।
तो जो डायरेक्ट प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कब? जब डेल्टा एस नेगेटिव। बट रिवर्स प्रोसेस will be spontaneous, will be spontaneous। जैसे हीट का फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, हीट का फ्लो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, इसके लिए डेल्टा एस नेगेटिव होगा। लेकिन रिवर्स प्रोसेस हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, उसके लिए डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा और प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो अगर कोई प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कोई डाउट है बेटा यहां तक? नो डाउट। ओके, लास्ट बात, फॉर साइक्लिक प्रोसेस। अब यार ये तो बहुत दिनों से हम जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होती है? सेम। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी तो स्टेट फंक्शन है। और अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो गई तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा, जितना इनिशियल एंट्रोपी उतना ही फाइनल एंट्रोपी। तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी शुड बी इक्वल टू जीरो। बोलो सही की गलत? सही। अब अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया इसको एक बार फिर से रिवाइज करो। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा हमेशा इंक्रीज करती जाएगी। यूनिवर्स भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो यूनिवर्स की भी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा, मतलब सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सहमत कि नको सहमत? सहमत। कोई डाउट है यहां तक? नहीं, क्लियर। डेल्टा एस पॉजिटिव आया कब? पॉजिटिव आया कब? पॉजिटिव आया जब प्रोसेस सॉरी, जब यूनिवर्स में होने वाले प्रोसेस कैसे होंगे? नेचुरल प्रोसेसेस होंगे। नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं और स्पॉन्टेनियस। इससे एक बात समझ में आए कि डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो मतलब प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। आफ्टर ईच स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो नेक्स्ट लेक्चर पर आएगा। आफ्टर ईच स्पॉन्टेनियस प्रोसेस entropy of the universe always increases and tends to become maximum। तो डेल्टा एस पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम, डेल्टा एस लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन रिवर्स जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस हो। और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि एंट्रोपी कैसा फंक्शन है? एक स्टेट फंक्शन है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, डाउट्स पूछते रहो और रेगुलर वीडियो वॉच करते रहो। और जो भी डाउट्स हैं उनको आप कभी भी पूछ सकते हो। टाइम तो डाउट का सैटरडे है, लेकिन फिर भी आप दोपहर को कॉल मत किया करो यार। दोपहर वो बहुत ही पैनिक होता है उस समय कॉल रिसीव करना। तो दोपहर सोने का समय छोड़कर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, और रात में भी मत करना है। हाँ ठीक है, अच्छा।